A very good morning to all the students. I hope you all are doing well. I'm also well. So in the last lecture, we have already discussed about the monohybrid cross, dihybrid cross and the outcomes of and results of dihybrid cross in the form of phenotypic and genotypic ratio. And we have discussed about back cross, out cross, test cross. I think these three are basically on the basis of monohybrid cross and dihybrid cross. ठीक है. So लास्ट जो अपना लेक्चर था वो खत्म हुआ था अपना जीन इंटरेक्शन पे. क्या था जीन इंटरेक्शन? दैट वाज पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज. दैट वाज पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज. तो तीन पार्ट में बांटा था अपन ने मेंडलिज्म को, पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म. प्री मेंडलिज्म में अपन ने वो सब साइंटिस्ट वगैरह पढ़ लिए थे अपन ने, किसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी. फिर मेंडलिज्म में बेसिकली आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस और उसके आउटकम्स जो बेसिकली रेशियोज में होते हैं. एंड थर्ड वन क्या था? पोस्ट मेंडलिज्म. पोस्ट मेंडलिज्म में अपन ने पढ़ा था जीन इंटरेक्शन. जीन इंटरेक्शन दो टाइप्स का होता है. एक होता है इंट्राजेनिक, दूसरा होता है इंटरजेनिक. इंट्राजेनिक नाम में ही लिखा हुआ है, छुपा हुआ है. इंट्रा मतलब टू जीन्स के बीच में, मतलब एक जीन उसी के बीच में. इंट्रा एक जीन में दो एलील्स के बीच में, और इंटर मतलब डिफरेंट टू जीन्स के बीच में. ठीक है, क्या इंटरेक्शन. ओके, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के एग्जांपल्स पढ़ लिए थे. दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड लीथल जीन, मल्टीपल एलील एंड प्लियोट्रोपिक जीन. ठीक है, प्लियोट्रोपिक जीन क्या था? जो एक ही जीन एक से ज्यादा मोर देन 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था. ठीक है, वो था अपना प्लियोट्रोपिक जीन जो सिकल सेल एनीमिया में भी होता है. अब दूसरा आज जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरजेनिक कनेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शन जो दो नॉन एलिलिक जीन के बीच में होगा. नॉन क्यों बोला? क्योंकि डिफरेंट जीन पे लोकेटेड है, इसलिए इसको नॉन एलिलिक जीन बोला. अब इसके एग्जांपल्स है एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनहिबिटरी जीन, एडिटिव जीन एंड पॉलीजेनिक जीन, कोलैबोरेटिव जीन. ये सब इसके एग्जांपल्स है जो वन बाय वन अपन आज डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आज एक बेसिक चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं जीन, एलील ये सब बोल तो रही हूँ, बट बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है जीन, एलील्स क्या, कहाँ हो रही है ये चीजें? हवा में नहीं हो रही है. ठीक है, तो एक बेसिक से शुरू करती हूँ. जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे अपन उसमें आराम से आएगा डिटेल में, लेकिन एक छोटा सा बेसिक क्लियर कर देती हूँ जिससे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि जीन कहाँ है, क्रोमोसोम्स एंड कैरेक्टर, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ जीनोटाइप एंड ट्रेट्स, ये चीज एक जगह में बता देती हूँ आपको. कहाँ होता है जीन? जीन होता है लोकेटेड क्रोमोसोम्स पे. दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्यों बोला? अपीयरेंस में सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसको होमोलोगस बोला. ठीक है, अब इसमें जीन कहाँ है? जीन है यहां. ठीक, द एड्रेस ऑफ जीन दैट्स कॉल्ड लोसाई, लोकस, जीन लोकस एंड वन फॉर्म इज लोसाई, LOCI. ठीक, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ये रहा. ठीक, ये है लोसाई. दैट इज 1 एलील, 2 एलील. एलील है, 1 पेयर के अंदर है एलील. ओके, और इन दोनों को मिला के कंबाइंड तरीके से बोलते हैं जीनोटाइप. जीनोटाइप जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं ना, फिनोटाइप, जीनोटाइप, वो जीनोटाइप ये है जो कि अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीनिक अपीयरेंस है उससे अफेक्ट होता है. एक्सटर्नल अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता है. एक्सटर्नल अपीयरेंस विल डिफर बाय फिनोटाइपिक. ओके, तो ये हो गया जीनोटाइप. अब जो इसका जो एक एलील है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट, बताया था मैंने.
and the phenotype is responsible for the appearance of one character. अच्छे से बताती हूं, जैसे है हाइट. हाइट इज अ कैरेक्टर that is determined by genotype, that is determined by whole genotype, one pair of allele. But the trait, what is the trait? Tallness and dwarfness, these are two different traits of one height character. समझ रहे हो? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ये दो डिफरेंट ट्रेट है किसके? दैट एक कैरेक्टर के. एक कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है जीनोटाइप से, बट एक ट्रेट डिफाइड हो रहा है एलील से. समझ में आ रहा है? और एलील्स कहाँ है? जीन. जीन का लोकस, जहां जीन प्रेजेंट है वहां जीन किसके फॉर्म में है? एलील के फॉर्म में लोकेटेड है. आई बात समझ में? अब यहां से शुरू होगी अपनी बात. ठीक, यहां से शुरू अपनी बात ऐसे होगी. मैं एक बार इसको मिटा देती हूं. बताया मैंने, these are two different genes which is responsible to two different characteristics. Okay, तो two chromosomes, two genes, two character as well as two loci is characterized by intergenic interaction. ठीक है, अगर मैं एक बात करती हूं इस कैरेक्टर की और एक बात करती हूं इस कैरेक्टर की, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया. मोनोहाइब्रिड इट मींस मोनोहाइब्रिड मानती हूं ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, इसको अपन होमोजाइगस फॉर्म में भी ले सकते हैं. ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता है ये, लेकिन है तो एक कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल, तो अपन मोनोहाइब्रिड के लिए लेते हैं उसको, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको. तो ये चीज होगी इंटरजेनिक में. इंटरजेनिक में क्यों होगी? क्योंकि इंटरजेनिक में अपन सिर्फ एक जीन की बात कर रहे हैं, एक ट्रेट की बात कर रहे हैं. समझ रहे हो? इसलिए होगा ये इंटरजेनिक इंटरेक्शन में. दूसरा है दो, ये मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, इसमें अपन ऐसे भी ले सकते हैं और अपन एक हेटेरोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस फॉर्म में भी ले सकते हैं. वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टू कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर यहां पे मैंने टू कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, दैट मींस दैट इज इन्वॉल्व्ड इनटू इंटरजेनिक इंटरेक्शन. क्यों? क्योंकि इंटरजेनिक में दो जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बेसिक चीज समझना इसलिए जरूरी है कि लास्ट में जब रेशियो पूछूंगी ना, मैं रेशियो पूछूंगी खड़ा करके क्लास में या फिर एग्जाम में रेशियो आएगा, तो आपको ये डिफरेंशिएशन क्विक मिनट्स में, क्विक सेकंड्स में आना चाहिए कि अपन शुरुआत कहाँ से करें. अगर वो इंटरजेनिक एलिलिक है, मतलब इंटरजेनिक इंटरेक्शन से है, तो वो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगा. नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगा इट मींस दो कैरेक्टर्स के लिए होगा. दो कैरेक्टर्स आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, फिनोटिपिक रिजल्ट, दैट वाज 9:3:3:1. ये अपने दिमाग में आना चाहिए. ठीक है, अब याद करो, आप इसमें आओ. ये था अपना इंटरजेनिक के लिए, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए है. अब मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था वो था अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलील एंड प्लियोट्रोपिक. ठीक है, अभी याद करके बता सकते हो कि वो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लिंक्ड था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से था? मोनोहाइब्रिड से था. याद करो लीथल जीन का क्या था? लीथल जीन का केवल था 2:1. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या था? 1:2:1. इजी हुआ ना याद करने में? मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, ठीक है, उसमें मैंने अगर इंट्राजेनिक का कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको, इंट्राजेनिक का कोई एग्जाम्पल कौन सा? जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे दिया, कोडोमिनेंस दे दिया, या फिर मैंने दे दिया लीथल जीन. ठीक है, ये सब मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक जीन, ये सब अगर मैंने दे दिया तो आप मोनोहाइब्रिड को ही दिमाग में रखना. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात हो रही है, उसमें दो की बात नहीं हो रही है. तो फिर मोनोहाइब्रिड को याद रखना है तो अपन को सिर्फ मोनोहाइब्रिड के दो
जो रेशियो आए थे वो याद करना है। जो फिनोटिपिक रेशियो था उसका 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो था उसका 1:2:1। बस सिर्फ इतना ही याद रखना है 4 में। आगे जो रिमेनिंग जो आता है इंटरजेनिक एलिलिल इंटरेक्शन, उसमें जो मैंने अभी लिखे थे यहाँ पे एपिस्टेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कोलैबोरेटिव, एडिटिव, इनहिबिटरी, इनके लिए आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस से शुरुआत होती है। ठीक है, अब इन्हीं में होता रहता है इंटरेक्शन जो है ना, बेसिकली पढ़ेंगे वो अलग बात है, पढ़ने के बाद में एक निचोड़ होता है ना कि अपन ने सीखा क्या, मतलब अपन ने एग्जाम क्रैक करने के लिए फंडा क्या बनाया, वो फंडा यहां से निकलेगा। ठीक, चलो अब शुरू करें अपन। चलो अब अपन शुरू करते हैं। बस याद ये रखना है आज जो सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी दैट इज रिलेटेड टू टू क्रोमोसोम्स, 2 जीन्स एज वेल एज 2 लोसाई एंड 2 कैरेक्टर्स। ओके, चलो तो अपन आ जाते हैं। पहला जो है अपना इंटरजेनिक इंटरेक्शन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस है पहला जीन इंटरजेनिक इंटरेक्शन का। When a gene prevent the appearance of characteristic of another non-allelic gene, that this phenomenon called as epistasis, and the gene which is dominate the appearance of and characteristics of another non-allelic gene, that's called epistatic, and the gene which suppressed another level that is called hypostatic gene। समझ में आया? अब मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको, देसी लैंग्वेज में। 2 जीन्स, 2 कैरेक्टर, 2 लोसाई। एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है, जो 2 जीन्स है अलग अलग, उसमें एक की प्रेजेंस की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये अपना कैरेक्टर खो देता है। अगर दोनों साथ में आए तो ये इसको डोमिनेट कर जाता है। इसको डोमिनेट करने से ये अपना कैरेक्टर रिसेसिव कर देता है, खत्म कर देता है, दूसरा अपने कैरेक्टर को शो कर देता है। तो इसको अपन बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन। जिसने अपने आप को रोक लिया, सप्रेस कर लिया, उसको बोलेंगे अपन हाइपोस्टेटिक जीन। समझ में आई? ठीक है। अब ये किसमें किया गया था? ये किया गया था डॉग के हेयर कलर है उसमें ये एग्जाम्पल, इस चीज को डिस्कवर किया गया था। अब मैं अगेन आपको एक चीज बोल रही हूं कि जितने भी अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे 3 चीजें अपन को याद रखनी है। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आता है तो वो याद रखना है अपन को कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी डोमिनेंस, कौन सा अपन को मेथड दिया था, कौन सा अपन को थ्योरी दी थी। एक तो ये याद रखना है अपन को। सेकंड थिंग कि किस एग्जाम्पल को कौन सा रिलेट कर रहा है। मतलब वो एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं है किसी का एग्जाम्पल उठा देंगे, यहाँ पे डॉग का लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कैट का अपने दिमाग से कैट के लिए कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। वो डॉग पे ही फॉर्माया गया है, डॉग पे ही आगे किया जाएगा उसको। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल सिर्फ डॉग के लिए है। इट मींस वो थ्योरी उसी पे दी हुई है। ठीक है, तो अपन को वही एग्जाम्पल याद करना होगा उसके लिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिनोटिपिक रेशियो। 3 चीजें बताई, साइंटिस्ट का नाम, दूसरा अपन को क्या याद रखना है कि किसके ऊपर फॉर्म करा गया है, किसके ऊपर किया, परफॉर्म किसके ऊपर करा गया है। तीसरा उसका फिनोटिपिक रेशियो। ये मैं आज टॉपिक के शुरुआत में ही बोल देती हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं बोर्ड में कुछ भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैम का लिखा हुआ सब कुछ लिख दो। पता है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे या फिर कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ती थी ना, तो हमारे टीचर यही बोलते थे कि टीचर का लिखा हुआ डेट से लेके, जो अपन डेट लिखते ना ऊपर, वो से लेके लास्ट तक जो लिखा है टीचर ने पूरा चाट जाओ। लिखा है टीचर ने, लिखा हुआ तो देखो बुक में भी सब कुछ है, आपकी मॉड्यूल शीट्स में भी सब कुछ है, लेकिन टीचर ने उसमें से छांट के निचोड़ के आपके बोर्ड पे उतारा है, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो मतलब पूरा उसको चाट जाओ। और चाटने का मीनिंग क्या होता है? राइट डाउन ऑन योर पेज, राइट डाउन ऑन योर नोट्स। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बीच में ये सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने जो चीज बता दी है उस पर वर्कआउट होना चाहिए। ठीक, अब एपिस्टेसिस में मैंने बताया था 2 जीन 2 कैरेक्टर 2 लोसाई। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि एक जीन की प्रेजेंस में दूसरा जीन अपना डोमिनेंट इफेक्ट ना दिखा के ये रिसेसिव हो जाता है। तो ये जो अपना डोमिनेंट दिखा रहा है, जो डोमिनेंट फॉर्म में अपने कैरेक्टर्स को अपीयर कर रहा है, ये होगा एपिस्टेटिक जीन। और ये जो सप्रेस हो गया है वो होगा हाइपोस्टोटिक जीन। अब इसका एग्जाम्पल है हेयर कलर इन डॉग। हेयर कलर इन डॉग। अब डॉग में ये होता है, जो बी है, अब मैं एक चीज और बता देती हूं, मैं यहाँ पे ना बहुत सारी, कई में आर लिखूंगी, कोई में पी लिखूंगी, कोई में सी, कोई में टी डी, ये सब लिखूंगी। ये सब इसी तरीके से ही याद किया जाएगा, आप अपनी मन मर्जी से इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर किया तो जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और उसके फिनोटाइप्स सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है आपको। तो बी इज डोमिनेंट एलील फॉर डोमिनेंट एलील फॉर ब्लैक हेयर, मतलब जहां पे कैपिटल बी होगा वहां पे सारे डॉग्स का कलर ब्लैक होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। स्मॉल बी इज रिसेसिव कलर फॉर रिसेसिव एलील फॉर ब्राउन हेयर। ठीक, आई बात समझ में। अब अपन दूसरी लेते हैं आई है अपना एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, अब अपन इसका क्रॉस करवाते हैं। वैसे ही जैसे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस हुए थे वैसे ही होगा। एक्सेप्शन आएगा, जरूर आएगा, तभी तो वो मेंडलिज्म में नहीं होके पोस्ट मेंडलिज्म में आया है। ये चीज एक्सेप्शन ही है ये मेंडलिज्म का, लेकिन जहां होगा वही ट्रिक होगी आपको याद करने की। ठीक है, तो अब अपन क्रॉस करवाते हैं। बी बी आई, ये अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, एक डोमिनेंट कैरेक्टर का दूसरे रिसेसिव कैरेक्टर से अपन क्रॉस करवाते हैं, जिसकी वजह से अपन को जो फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉस, फर्स्ट F1 जनरेशन मिलती है, उसको बार बार अपन को क्रॉस पोलिनेट करवाने की जगह सेल्फिंग से ही सारे कैरेक्टरिस्टिक सामने आ जाएंगे। बहुत दिमाग लगा के ये काम किया था मेंडल ने किया था ये काम, उसको फॉलो किया गया है। दूसरा होगा अपना बी बी आई। अब मुझे सोच के कोई ये बता सकता है कि ये ब्लैक और ये ब्राउन लिख दूं मैं? ये तो मैंने जीनोटिपिक लिख दिया, जीनोटिपिक अपीयरेंस लिख दी इसकी, जीनोटिप तरीके से कैसे इसको लिखा जाता है। अब इसको आप फिनोटिपिकली बता सकते हो कि ये बी बी आई और ये बी बी आई, इनको मैं ब्लैक और ब्राउन लिख दूं? देखो, ये बी ब्लैक के लिए तो था, ब्लैक हेयर के लिए तो था, देखो एक बार। लेकिन मैंने एपिस्टेसिस में क्या बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ एपिस्टेटिक जीन द डोमिनेंट एलील विल सप्रेस देयर कैरेक्टर, यही बताया मैंने। तो यहाँ पे आई की प्रेजेंस में ये जो डोमिनेंट बी है ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, ये आई ब्लैक को व्हाइट बना देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं ना वो ही व्हाइट होगी, व्हाइट में होगा क्रॉस। ठीक है, ये चीज समझने की है, बेसिक इसलिए बताया मैंने। 2 क्रोमोसोम्स, 2 जीन, 2 लोसाई एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का मेथड इसीलिए बताया कि आप इस चीज को कोरिलेट कर सको। आई होप आपने किया होगा। मैं बोल रही हूं कि जब एपिस्टेटिक जीन आई, जिससे बोल रहे हैं, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये इसका प्रेजेंस क्या दिखाएगा? इसका प्रेजेंस शो करता है कि अगर मैं हूं, वो भी मैं डोमिनेंट फेज में हूं, आई स्मॉल भी है,
अगर मैं डोमिनेंट फेज में हूं तो मेरे साथ वाले का मैं कैरेक्टर दबाऊंगा, कुछ भी कर लो मैं दबाऊंगा, क्योंकि मैं एपिस्टेटिक फॉर्म में हूं, मैं मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करता हूं। ठीक है, तो अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा, अपन को पढ़ना पड़ेगा इसके बाद। तो ये व्हाइट समझ में आया, इसने इसके ब्लैक कलर को दबा दिया तो ब्लैक का अपोजिट तो व्हाइट ही होता है। और इसका आगे बताओ, स्मॉल बी स्मॉल आई का ब्राउन होगा कि क्या होगा? इसका तो ब्राउन ही होगा, क्योंकि एपिस्टेटिक जीन तभी अपने आप को शो करता है जब वो डोमिनेंट फेज में होता है। यहाँ पे डोमिनेंट में नहीं है तो वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ब्राउन ही होगा, ब्राउन। अब इनका क्रॉस करवा के F1 जनरेशन निकालो। F1 जनरेशन होगी BBII। अब बताओ व्हाइट होगी कि ब्राउन होगी कि तीसरा कैरेक्टर आएगा? देखो ध्यान से, अभी जो मैंने की पॉइंट बताया था मैंने आई, इसमें आई है, कैपिटल फॉर्म में आई है, तो आई किसको बता रहा है? व्हाइट कलर को। तो ये व्हाइट जनरेशन होगी, व्हाइट जनरेशन होगी। समझ में आई बात? अब ये होगा, आगे क्या हो रहा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में आगे सेल्फिंग हो रही थी, सेल्फिंग से पुनेट चेकरबोर्ड बन रहा था। पुनेट क्या बोल रही हूं मैं, अपन ने दो मेथड पढ़े थे, फोकलाइन मेथड और चेकरबोर्ड मेथड। चेकरबोर्ड मेथड किसने दिया था? सी पुनेट ने दिया था। तो चेकरबोर्ड मेथड को एक दूसरा नाम है पुनेट मेथड। समझ में आया? डब्बे डब्बे बनाए थे, 16 बने थे ना कॉम्बिनेशंस, 9:3:3:1, टोटल कितने हुए? 16 हुए ना। वो होगा काम यहाँ पे। लेकिन अब बेटा मैं जब यहाँ पे एपिस्टेसिस और बहुत सारे इतने सारे जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, ये सब बताऊंगी, तो आपको क्या सही लगता है कि जो मॉड्यूल्स में, जो आपकी शीट्स में आपको जो पुनेट चेकरबोर्ड मेथड से जो बने हुए हैं गेमिट्स वो मैं बनाऊं? नहीं, मैं उनका सार बता देती हूँ जो पक्के से आपको समझ में आ जाएगा। और वो इसी तरीके से याद करना होता है, कोई चेकरबोर्ड नहीं बनाना होता है उसके लिए। चेकरबोर्ड सिर्फ मेंडलिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल इसके लिए जस्ट पढ़ने के लिए होता है, लेकिन जरूरत नहीं होती है उसकी। ठीक है, अब अगर अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में मना ही चुके हैं तो क्या होता है उसमें? क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में? पहले इस बी को उठाओ, कैपिटल को, इसके गेमिट बनाओ इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएंगे? BI और BI, यही होंगे। फिर इस स्मॉल बी को उठाओ और इन दोनों के साथ बनाओ, तो स्मॉल बी के साथ BI और BI। ये 4 गेमिट बन रहे थे, इन चारों गेमिट को इधर भी ले लो, फिर पूरा इधर, यही तो कर रहे थे अपन, पूरा यू बना रहे थे। फिर पूरे कितने 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे अपने पास में। ठीक, अब वो 16 कॉम्बिनेशंस का आपको पूरा निचोड़ बता देती हूं मैं कैसे होगा। अब होगा इसमें एक तो BI के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बनेगा B इस I के साथ कॉम्बिनेशन, फिर एक बनेगा इसके साथ कॉम्बिनेशन और दूसरा बनेगा ये कॉम्बिनेशन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ बन जाएगा ना? चलो बन गया। ठीक है, आई डोमिनेट फॉर्म में है, बिना सोचे समझे आई डोमिनेट फॉर्म में है। जो आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे फॉलो अप होगा। तो मतलब यहां व्हाइट डॉग कलर, व्हाइट हेयर के डॉग्स बन जाएंगे। BII। ठीक, यहां पे B किसके लिए था? अब ये चीज एप्लीकेबल होगी जो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज है। आज बेटा, आज के लेक्चर में ना अपने आप को अवेयर करके चलना। ये जो लेक्चर आपको कंटिन्यूसली 2 मिलने वाले हैं ना, बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज है इसके अंदर। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे है। ये जो B है ये डोमिनेंट फॉर्म में है, ये I ये रिसेसिव फॉर्म में है। मैंने एक चीज बताई थी, एपिस्टेटिक जीन केवल डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो ही वो नेक्स्ट वाले को दबाएगा, रिसेसिव फॉर्म में नहीं दबाएगा। तो ये B का क्या था? ये B का शुरुआत में अपन ने लिया था ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक ही रहेगा। जो जनरेशन आएगी वो सारी ब्लैक होगी। अब नेक्स्ट जो अपना है वो है I, वापस वही चीज आ गया, I डोमिनेट फॉर्म में है
फिर वापस वाइट आएगा, फिर ये तो रिसेसिव फॉर्म में ही है, रिसेसिव फॉर्म में तो ये ब्राउन आएगा। देखो ये जो अपन ने स्टार्ट में जो पेरेंट लिया था वो अपन को लास्ट में मिल जाता है, ये डाई हाइब्रिड में मिलता है अपन को, रिकॉल करो, ये अपना ब्राउन। अब ये बताओ जो अपना, एक मिनट, जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसी को बेसिक लेके चल रहे हैं अपन, उसी के बेसिस पे आगे का सारा कुछ पढ़ेंगे। जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो क्या निकल रहा था, फिनोटिपिक रेशियो क्या निकल रहा था, उसका रेशियो निकल रहा था 9:3:3:1, ये निकल रहा था उसका रेशियो। चलो ठीक है, तो ये रेशियो इसमें एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एपिस्टेसिस आ गया। अब ये 9:3:3:1 किसके लिए था? 9 अलग थे, 3 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के थे, अगेन 3 अलग थे, अगेन 1 अलग था, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, दो जगह व्हाइट व्हाइट आ रहा है, व्हाइट व्हाइट आ रहा है, तो इसका रेशियो ये ना होके इसका रेशियो होएगा 12:3:1, ये रेशियो होगा इसका। देख लो, 9, 10, 11, 12, ये 3 और ये 1, ये हो जाएगा इसका रेशियो। समझ में आई बात? ये है अपना एपिस्टेसिस। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। क्विकली आपको चेकरबोर्ड मेथड की जरूरत, पुन्नेट मेथड की जरूरत ही नहीं होती है अगर आप गैमिट बनाना जानते हो। अगर आप गैमिट अच्छे से बना लेते हो और आपके दिमाग में पता है आपको कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे अपन ने 16 गैमिट बनाए थे, तो अपन को चेकरबोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस अपन को गैमिट बनाना आना चाहिए, जो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, अभी भी इवन बताया था उधर। ठीक, चलो फर्स्ट हो गया। अब दूसरा है अपना इनहिबिटरी जीन। क्या होता है इनहिबिटरी जीन? Inhibitory gene itself have no phenotype, but in the presence of inhibitory gene, the dominant allele will prevent themselves to appear of any character. समझ रहे हो? मतलब इनहिबिटरी जीन का कोई खुद का फिनोटाइप नहीं होता है। जैसे एपिस्टेसिस का खुद का फिनोटाइप था, वहां पे व्हाइट, अगर वो डोमिनेट करेगा तो व्हाइट कलर देगा। समझ में आया? लेकिन इनहिबिटरी जीन अगर प्रेजेंट है तो खुद का उसका कोई फिनोटाइप नहीं है। लेकिन अगर वो, और इनहिबिटरी जीन की खास विशेषता क्या है कि वो सिर्फ वहीं पे डोमिनेट करेगा जो सामने वाले एलील डोमिनेंट फेज में होगा। मतलब एक बड़ी कंडीशन है कि इनहिबिटरी जीन मस्ट बी in dominant phase, dominant stage to prevent the character of dominant allele, dominant एलील। क्या लिखा है मैंने एक चीज ये लिखी है कि जो इनहिबिटरी जीन है वो जो जीन इंटरेक्शन में सामने जिसके साथ में भी वो जीन इंटरेक्शन कर रही है तो दो होगी, या तो होगी रिसेसिव एलील या होगी अपनी डोमिनेंट एलील। इनहिबिटरी जीन की ये खास स्पेसिफिकेशन है कि ये केवल नॉन एलिलिक जीन में से उस एलील का प्रभाव खत्म करेगी जो डोमिनेंट फेज में होगी। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है अपना लीफ कलर इन राइस। राइस के अंदर जो लीफ कलर है उसमें इनहिबिटरी जीन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयरेंस देने के लिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। जो आर कलर है, जो आर एलील है और एक स्मॉल आर है और तीसरा है आई। समझ रहे हो? इनहिबिटरी जीन लिख देते हैं।
इनहिबिटरी जीन। दूसरा है कैपिटल आर। कैपिटल आर किसके लिए है? कैपिटल आर है पर्पल कलर के अपीयरेंस के लिए, डोमिनेंट एलील फॉर द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर। एंड आर, स्मॉल आर, रिसेसिव एलील फॉर द अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर। आई बात समझ में? मतलब जहां पे भी आर होगा वो पर्पल कलर शो करेगा, जहां पे भी ये स्मॉल आर होगा वो होगा अपना ग्रीन के लिए, और जो आई है वो इनहिबिटरी जीन है। ठीक है, अब अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अब बनाते हैं अपन गैमीट्स, मतलब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस कैसे बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा एक तो कैपिटल आर का आई के साथ, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर का स्मॉल आई के साथ। ठीक है, तीसरा बनेगा स्मॉल आर का कैपिटल आई के साथ, चौथा होगा स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, अब ये बताओ मुझे आप कि मैंने बताई इनहिबिटरी जीन की प्रेजेंस में जो इंटरैक्ट होने वाली नॉन एलिलिक जीन है, चाहे वो डोमिनेंट फेज में ही क्यों ना हो, वो अपने आप को अपीयर नहीं करेगी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर नहीं करेगी। क्या वो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? देखो, फर्स्ट जो गैमेट बन रहा है अपना, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अपना, वो यही बन रहा है, यही बन रहा है। कैसे बन रहा है? यहाँ पे इनहिबिटरी जीन आई है, ये डोमिनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डोमिनेंट को वो कैरेक्टर दबा लेगा। लेकिन क्या यहाँ पर्पल ना होके ग्रीन कलर लिख दूं मैं? मतलब पिछली बार जो एपिस्टेसिस में लिखा था मैंने वो लिख दूं? नहीं, मतलब पिछले एपिस्टेसिस में अपन ने क्या लिखा था? पिछले एपिस्टेसिस में आई इज डोनेटेड बाय, किसको डिनोट कर रहा था? वो डिनोट कर रहा था एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन क्या कर रहा था? उसके ब्लैक कलर को तो दबा रहा था, लेकिन अपना कलर दे रहा था। कौन सा? व्हाइट कलर दे रहा था। क्या इस केस में इस केस में यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये ग्रीन तो नहीं दे रहा है, लेकिन पर्पल तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपना कलर नहीं। मैंने एक लाइन बोली थी, इनहिबिटरी जीन इटसेल्फ हैव नो फिनोटाइप, इसका कुछ का कोई फिनोटाइप नहीं होता है, तो मतलब ये पर्पल तो नहीं करने देगा, लेकिन ये ग्रीन करने देगा। मतलब इसके कैरेक्टर को रोक लेगा, तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? दो ही तो कैरेक्टर लेते हैं जीन इंटरेक्शन में अपन, इंटरजीनिक इंटरेक्शन में अपन दो ही कैरेक्टर लेते हैं। तो अगर एक पर्पल कैरेक्टर को रोक लिया उसने, तो दूसरा अपने आप ऊपर आएगा। ठीक है, वो दूसरा है अपना ग्रीन, दूसरा है अपना आर का इनहिबिटरी जीन जो रिसेसिव फॉर्म में है। तो रिसेसिव फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर अपना कैरेक्टर शो करेगा, ये पर्पल ही शो करेगा। अब तीसरा अपना आता है, आर है आई के साथ में, लेकिन एक चीज बताई थी, ये डोमिनेंट फेज में हो इनहिबिटरी जीन, लेकिन इनहिबिटरी जीन के साथ जो इंटरेक्ट होने वाली नॉन एलिलिक जीन अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ कंडीशन पे ही काम करता है, जो कंडीशन है कि बोथ मस्ट बी इन डोमिनेंट फेज। बोथ कौन? जो इंटरेक्ट हो रही नॉन एलिलिक जीन है और जो इनहिबिटरी जीन है, दोनों डोमिनेंट फेज में आनी चाहिए, तब ही ये प्रोसेस हो पाएगी। तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा। अब आप ये बताओ, ये तो अपने को पता ही है, ये तो ऑब्वियसली तो ग्रीन कलर ही होगी। क्या कॉम्बिनेशन बन देंगे? जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो होता है रेशियो, क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है? 9:3:3:1 नहीं हो रहा है, तो नया कॉम्बिनेशन बताओ सोच के क्या होगा? नया कॉम्बिनेशन क्या होगा? नया कॉम्बिनेशन ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ डिफर एक है जो है पर्पल। ठीक है, और सबको जोड़ दो, कितने हुए? 13:3। 13:3 में 3 तो है पर्पल और 13 है ग्रीन। बहुत बेसिक से बता रही हूँ, रिपीट टेलीकास्ट में सब कुछ वही आ रहा है, लेकिन रिपीट ये कब तक होगा? लास्ट तक रिपीट होगा, तब तक लास्ट तक जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे और आप खुद से अपने कॉपी में ड्रॉ कर सको। आई बात समझ में? ये था डिस्कशन अपना इनहिबिटरी जीन का
केस था इनहिबिटरी जीन तभी अपने आप को शो करेगा जब वो नॉन एलिलिक जीन डोमिनेंट फेज में होगी। रिसेसिव पे कोई मतलब नहीं है उसका, रिसेसिव से कोई मतलब ही नहीं है उसका।